Hi everyone, I welcome you all on my channel Physics Gallery. Today, what I'm going to do, I'm going to solve before you the latest ID JEE Advanced Physics paper. और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने इसे कुछ पार्ट्स में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक बार में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख पाएँ. ज़्यादा लेंदी होता है अपन हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अपन एक बार में उतना टाइम न दे पाएँ, इसलिए कुछ पार्ट्स में लेकर आ रहा हूँ. तो आप हर क्वेश्चन को यहाँ पर आप बहुत ही बेसिकली सॉल्व होता हुआ देखेंगे. तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि आने वाले जो और पार्ट्स होंगे जिनके वीडियो सॉल्यूशन में बैक टू बैक लेकर आऊँगा वो आपको इंस्टेंटली मिल जाए. ऑल राइट, सो चलिए बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फुटबॉल है जिसकी रेडियस r है एंड इसमें ना इसको हमने रखा हुआ है कहाँ पे, एक स्मॉल r रेडियस विच इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन कैपिटल R मेड ऑन प्लैंक कैप्ट हॉरिजॉन्टली. तो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके का कोई प्लैंक हुआ करता है, ठीक है ना, और इस प्लैंक में एक होल है बच्चों, ठीक है, एक होल है यहाँ पे. तो इस होल की रेडियस कितनी है, r रेडियस है. इस होल के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक फुटबॉल को ऐसे रखा हुआ है. ऑल राइट, अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको ना उठाने वाले हैं एक एंड से, ठीक है ना, एक एंड फिक्स करने वाले हैं, एक एंड से उठाने वाले हैं. ऑल राइट, तो ये कह रहा है कि यार इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर बिलो. तो यहाँ पे अपने को थीटा एंगल दे रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर ये सिचुएशन बनेगी. ऑल राइट, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है. अगर कुछ भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट लगे आपको फटाफट कमेंट करना, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाई. मतलब यार देखो, इसको उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ तो एक स्टेटस आएगा कि जब ये फुटबॉल क्या करेगी, रोल डाउन होना शुरू हो जाएगी. और इसको रोल नहीं कराने के लिए कितना मैक्सिमम आप एंगल ले सकते हो, दिस इज द सिचुएशन. तो देखते हैं फटाफट इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइज. और आप क्या करोगे, देखो सीधी बात है कि यहाँ पे जब ये अबाउट टू रोल होगी ना, मैक्सिमम एंगल की जब बात करोगे तो अबाउट टू रोल होगी, अबाउट टू रोल, ठीक है. अबाउट टू रोल जब होगी तो यार ये वाला जो पॉइंट है ना इसको छोड़ेगी डेफिनेटली, और रोलिंग किसके पॉइंट के अबाउट शुरू होगी, इस पॉइंट के अबाउट रोलिंग शुरू होगी. समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल सिंपल बात है, आसान है. मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट को छोड़ देगी, मतलब यहाँ से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगी. नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, ए से मिलेगी. और सुनिए एक और बात, जब अबाउट टू रोल है मतलब अभी भी टॉर्क जीरो होगा भाई. और अब हमारे दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि अब केवल नॉर्मल रिएक्शन ए से ही, ए पर ही मिल रही है, ए पॉइंट पर ही मिल रही है इस फुटबॉल को, ठीक है. तो यहाँ टॉर्क जीरो कब होगा यार, टॉर्क जीरो जब होगा जब mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है वो इस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग ही आ जाए. And why we are not considering this normal reaction at this point? क्योंकि मैं ले रहा हूं यहाँ पे, मैं मैक्सिमम एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे ले रहा हूं अबाउट टू रोल वाली कंडीशन, मतलब जस्ट रोलिंग स्टार्ट होने वाली है दोस्तों. तो इस पॉइंट को ये फुटबॉल लीव करने वाली होगी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी इसकी नॉर्मल रिएक्शन. तो इसे इग्नोर कर दिया और अब इन दोनों को सेम लाइन में कर दिया. सेम लाइन में क्यों, क्योंकि अपने को टॉर्क भी नहीं चाहिए यहाँ पे, मतलब बैलेंस. मतलब इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा भी अगर आपने एंगल बढ़ाया ना तो जो ये mg होगा, mg ये पहुंच जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के इस तरफ. तो अब हर हाल में सेंटर के अबाउट एक नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क देगी जो इसको रोल करा देगी. समझ आ रही ना बात. तो इसलिए क्या करना है हमें, एट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल अपने को mg और n सेम डायरेक्शन में लेना है. मोर ओवर n की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, mg होगी, ठीक है ना. अपन यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी शो कर सकते हैं. अब आप देखो ये सब मैं हटा देता हूँ ताकि डायग्राम जो है वो प्रॉपरली समझ में आता रहे. तो सुनिए 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 सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है, सिंपल सवाल था यार, है ना. तो देखो ये रहा mg. अब मैं क्या करूँगा, कोई एक पॉइंट उठा लूँगा इस पूरी फुटबॉल पे. मान लो मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया, ठीक है. एक मिनट, ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑल राइट. और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, मान लो ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाली जो दूरी है दोस्तों वो कितनी होगी, r होगी, है ना. अब आपको क्या करना है, mg का टॉर्क देखना है भाई. तो mg का टॉर्क को देखना है, मान लो इस b पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ, तो b पॉइंट के अबाउट mg का जो टॉर्क होगा वो कैसे लिखोगे, mg इंटू
एम जी इंटू यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुकना, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जाने से पहले कलर चेंज कर लेता हूँ और ये मैं ले लेता हूँ कुछ ब्लू। अब देखो यार यहाँ पे क्या होगा कि जो एम जी है ना, अच्छा एंगल चेक कर लेते हैं इससे पहले। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और मैं अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, इजंट इट। तो अब अगर आप चेक करो जो एम जी पर बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना दोस्त, या आप आपकी चॉइस है, आप ना इसे कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। आप ना इसे ऐसे भी ले सकते हो लाइक एम जी की कंपोनेंट ले लो, 2 कंपोनेंट ले लो यार। ये वाला एंगल थीटा है तो समझ में आ रहा है, तो एम जी की 2 कंपोनेंट आएगी। एक कंपोनेंट आएगी ये वाली कंपोनेंट आएगी, ये क्या होगी एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगी एम जी कॉस थीटा जो बी से पास होगी। तो एम जी कॉस थीटा से तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं दोस्त, है ना, तो इसको तो इग्नोर कर ही देते हैं, इसे तो आउट ऑफ सीन कर ही देते हैं, ठीक है। अब एम जी साइन थीटा की वजह से टॉर्क लग रहा है तो यहाँ एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी। अब ये कितनी डिस्टेंस बनेगी, तो देखो यार यहाँ से जब मैं सेंटर से ए को ज्वाइन कर रहा हूँ, कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा है, तो बताओ मुझे सोच के ये आर कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, समझ में आई बात। ये तो हो गया टॉर्क एम जी का। अब जरा फटाफट बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं एन का। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन भी इसी लाइन के लॉन्ग है, तो नॉर्मल रिएक्शन के भी यहाँ पे 2 कंपोनेंट आएंगे। अब ये समझ में अगर आ गया होगा तो मैं ये सब हटा दूँ, केवल नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लूँ वापस से, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करके देख लेते हैं चलो। तो नॉर्मल रिएक्शन की क्या सिचुएशन बन रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है दोस्त, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट निकाल लेंगे अपन। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ना, है ना, ये 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा, तो ये एन कॉस थीटा आएगा। और देखो एन साइन थीटा की वजह से तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं, क्योंकि जो एन साइन थीटा वो तो बी से ही पास होगा, तो एन कॉस थीटा की वजह से टॉर्क लगेगा। और अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ दोस्त, तो एन कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बन रही है, तो आर ही बन गई डायरेक्टली, आर हो गया, समझ में आ रही बात। और ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर देना है दोस्तों, बराबर कर देना, बस इतना सा गेम है यार, सोचो आप, बस इतना सा काम करना है, दोनों को बराबर करो, इक्वेट करो। तो ये इक्वेट करने पे बनेगा एम जी साइन थीटा इंटू कैपिटल आर कॉस थीटा इक्वल्स, अच्छा एन की वैल्यू एम जी है ऑलरेडी, ये तो अपन ने पहले ही बात कर ली, एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू स्मॉल आर। कुछ काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल काटा पीटी हो रही है, ये खत्म, कॉस थीटा खत्म, तो साइन थीटा क्या आ रहा है दोस्तों, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, है ना। लल्लू सवाल था ना, क्या ये वाकई एडवांस वाला सवाल है, थोड़ा सा हाँ लॉजिकल है, थोड़ा सा रीजनिंग है इसमें, बट इतना टफ नहीं है, आसान। क्लियर, गॉट इट एवरीवन। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल, तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि light disk made of aluminum non-magnetic material is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure। ओ भाई फिगर का है, फिगर प्रकट हो, ओके फिगर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमारे पास लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये वाली जो डिस्क है दोस्तों वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, कंडक्टिंग है लेकिन, है ना, केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस शोन द फिगर, ऑलराइट। A strong magnet is held vertically at point above the disk away from its axis। तो यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, इस तरीके से देख पा रहे हो आप लोग। On revolving the magnet about the axis of the disk, तो भाई ये जो ना ये ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है ना, about the axis of the disk, मैग्नेट को ही घुमा रहे हैं, तो the disk will, ठीक है ना, ये schematic and not drawn to the scale, ठीक है ना, स्केलिंग नहीं करनी है अपने को, ये अपने को बस डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन, मीन्स ये डिस्क के रोटेशन की बात कर रहा है कि भाई अपोजिट रोटेट होगा, सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। सेकंड, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, ओके, नॉट रोटेट, टेम्परेचर की बात कुछ कर रहा है। देखते हैं बच्चों फटाफट, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखो क्वेश्चन समझ में आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करो, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो प्रॉपरली कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कर रहा है, घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है ना मैग्नेट को, तो सीधी सी बात है यार, इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी, तो जैसे ही आप इसे घुमाओगे तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इस वाले पॉइंट को ये बर्दाश्त होगा कि फ्लक्स चेंज हो? नो 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 नो, फ्लक्स किसी भी एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करेगा, अपने फ्लक्स को मेंटेन रखना चाहेगा, तो मेंटेन रखना चाहेगा तो इस मैग्नेट के पीछू पीछू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो
इस मैग्नेट के साथ साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? लेंस लो, अपने फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। यस, अच्छा साहब। और टेम्परेचर की बात करें, वैसे ही तो गलती हो गया यार सीओडी, क्योंकि नॉट रोटेट दिया हुआ है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो यार टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एडी करेंट्स बनेंगे। जब आप यहाँ पे व्हेन यू विल ट्राई टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ एडी करेंट्स डेवलप होंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट बनेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज करेगा। बट ये गलत हो गया यार, नॉट रोटेट बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पर। ओके, ये रहा अगला सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार पढ़ोगे ना डायग्राम वगैरह देख के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्मॉल रूलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो यार, एक रोलर है, इसमें ना एक्सेल है, एक्सेल, ये एक एक्सेल है, और इस एक्सेल की डायमीटर अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो बड़ी वाली डायमीटर है ना, ये वाली डायमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑल राइट, और इसका ये फ्रंट व्यू ऐसा है। ओके, मतलब साइड व्यू, ये साइड व्यू कहलाएगा एक्चुअली, है ना। सी फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट। इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड अ मीटर स्केल इज पोजीशनड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सेल विद वन एज ऑफ द स्केल ऑन टॉप ऑफ द एक्सेल। सी फिगर ऑन द राइट। क्या बोल रहा है कि यार जो स्केल है ना, उसका हमने क्या किया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा कम टिप रहा है यहाँ पे भाई। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। अरे तुम कहाँ से आ गए दोस्त, हटाओ हटाओ। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे कि इसको ना, जैसे ये एक स्केल रखा हुआ है, इसका एक एंड यहाँ पे है दोस्त, ठीक है, इस एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड ये है, ठीक है ना। मीटर स्केल है, मतलब 100 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीटर स्केल इज पोजिशनड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सेल विद वन एज ऑन द स्केल ऑन टॉप ऑफ द एक्सेल। मतलब हमने क्या किया हुआ है, एक एंड को टॉप ऑफ द यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब एक एंड यहाँ पे रखा हुआ है एक्सेल के टॉप पर, ठीक है। द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको ना थोड़ा सा पुश कर रहे हैं ऐसे, तो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करेगा, स्लिप नहीं कर रहा है, ये ना इसको घुमाना शुरू कर देगा। समझ में आ रही होगी बात यार, इसके अलॉन्ग सेम वेलोसिटी आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मतलब ऐसे करके आप ऊपर से ना स्केल रख के और पुश करना शुरू कर रहे हो, तो इसमें रोलिंग शुरू हो जाएगी, है ना, रोलिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो रोलिंग शुरू हो गई साहब। ओके, आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मूव कर गया, तो बताओ पोजीशन ऑफ द स्केल क्या होगी। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो बच्चों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो कि अगर इनर रेडियस आर है तो आउटर रेडियस 2r है, यस और नो। ओके, तो इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस 2r। तो भैया ये वाली रेडियस r, और यहाँ से अगर मैं ये पूरा मेजर करूँ, जरा बताना भाई, ये मान लो पॉइंट A है, तो यहाँ से ये पूरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, r तो यहाँ से यहाँ तक है, और अगर ये टोटल डिस्टेंस देखूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। पक्की बात है ना, पक्की बात, सोच लो, देख लो आराम से, तसल्ली से, बहुत आसान सवाल। अब देखो यार, अपने को पता है जब ये जमीन पे लुढ़क रहा होगा ना, रोल कर रहा होगा रोल, तो ये वाला वो पॉइंट होगा ना, जो ये वाला पॉइंट है, इसको कुछ भी बोल दो, P पॉइंट बोल दो, ये पॉइंट जो ना रेस्ट पर होगा, होता है कि नहीं होता है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होता है यार। इसीलिए ना बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कुछ आजकल टफ सवाल पूछना बंद कर दिया यार, आसान आसान पूछता। हाँ, ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आराम से कंफर्टेबली, अगर एवरेज प्रिपरेशन कर रखी है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब P पॉइंट के अबाउट देखोगे तो क्या होगा, P पॉइंट रेस्ट पर है। अब सीधी बात समझना, ये वाला जो सेंटर है ना, ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो ये सेंटर अगर 50 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो मैं ये मान लेता हूँ यार, इसी पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो अब ये वाला पॉइंट कितना आगे घूम जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात। मैं ये निकालना चाहता हूँ, ये D निकालना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको लिखूंगा D बाय, देखो ये एंगल सेम रहेगा, तो एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस यूज कर लो, तो D बाय टोटल डिस्टेंस कितनी है 3r, एंड ये इक्वल होगा यहाँ की जो लेंथ है ये वाली कितनी है 50 डिवाइडेड बाय ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r। यस एब्सोल्युटली, r से r कैंसिल, तो D का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 75। इसका मतलब D कितना खिसकेगा, ये कितना खिसकेगा, 75 खिसकेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ ना रिलेटिव पोजीशन देखनी है। देखो ये जो नीचे वाला पॉइंट खिसक रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में स्केल कितना चल रहा है,
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहां से 50 सेंटीमीटर ये खिसका और 75 सेंटीमीटर ये खिसका, तो रिलेटिवली कितना शिफ्ट हुआ, तो रिलेटिवली 25 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें रिलेटिवली 25 सेंटीमीटर मूवमेंट हो। तो ये यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, गलत। ये यहाँ पे देखो, ये इधर से 75 है तो ये 25 होगा, इसका मतलब 25 ही तो चाहिए था, ये एकदम सही ऑप्शन है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला सवाल ये आपके सामने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तसल्ली से आराम से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ बच्चा, एक एक क्वेश्चन बहुत आसान है। सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो ये जो कॉइल है ना, कॉइल दोस्त ये वाला कनेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल जो है, इसमें अपने को क्या दे रखा है, सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर मानो, है ना, मान भी सकते हो, लेकिन इसको निगलेक्ट करना है अपने को, है ना। रेडियस आर है इसके बारे में डिटेल दे रखी है पहले, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया, एज शोन द स्कीमेटिक फिगर। इट्स टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू वायर्स एंड इट इज हैंगिंग बाय दोज वायर्स विद इट्स प्लेन बीइंग वर्टिकल। तो समझ में आ रहा होगा यार, ये जो प्लेन है ये पूरा वर्टिकल है, इसको ऐसे हैंग कर रखा है। द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विद चार्ज क्यू थ्रू अ स्विच। तो बहुत बढ़िया, ये कैपेसिटर है, इस पे चार्ज क्यू है, इसको हमने एक स्विच की हेल्प से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। द कॉइल इज इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। तो भैया इसको क्या कर रहे हैं अपन, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, हॉरिजॉन्टल है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप स्विच को क्लोज कर देते हो, द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड, इसमें क्या है, जैसे ही आप इसे क्लोज करते हो, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम इंपल्स मिलेगा यार एक तरह से इस कॉइल को, मतलब एंगुलर मोमेंटम कुछ मिलेगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बाय द टाइम द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड फुली, तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल विल बी, assume that the discharge time is so short, ये दोबारा बोल दिया वही बात, that the coil has hardly rotated during this time। मतलब एक जर्क, झटका सा लगेगा कॉइल में, तो वही एंगुलर मोमेंटम लेना है, निकालना है, कंसीडरिंग द सेम ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ऑलराइट, तो देखिए कितना आसान सवाल है और इसको फटाफट निपटा लेते हैं। बस मैं कलर चेंज कर लूँ, दूसरा कलर चूज कर लूँ। ओके, सो अब आप देखो, सबसे पहले मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ से जैसे ही इसे स्विच को क्लोज करोगे ना भाई, तो चार्ज पूरा फ्लो हो जाएगा तुरंत, एकदम चुटकियों में। यहाँ से इस कॉइल से पूरा चार्ज फ्लो, और चार्ज फ्लो होगा तो इंस्टेंटली कुछ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसका डाइपोल मूवमेंट आएगा, डाइपोल मूवमेंट आएगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो इसे घुमाएगा, घुमाने की कोशिश करेगा, ये यूँ कह लें, तो एंगुलर मोमेंटम रिसीव करेगी ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एम लिख लेता हूँ। एम क्या होगा, एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन, इंटू करंट फ्लो हुआ मान लो आई, इंटू ए, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सिंपल। इसका टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम बी मैग्नीट्यूड लिखो, एम बी साइन थीटा। बच्चों दोस्तों साइन थीटा, थीटा कितना 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 रे, 90 डिग्री रे, काई को, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। राइट, मतलब आपकी तरफ ऐसे समझ लो, ठीक है ना, आउटवर्ड, आउट ऑफ द स्क्रीन। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। इज इट क्लियर, इज इट डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और m की वैल्यू लगाओ, एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी। ऑलराइट, ये आया हमारे पास टॉर्क। अच्छा मुझे बताओ, टॉर्क को dt से मल्टीप्लाई करें तो क्या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला है यार। तो टॉर्क को dt से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आएगा, एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एल। और जरा बताओ आई इंटू डी टी क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज शॉर्ट टाइम में फ्लो हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो Q क्या होगा, इंटू डी टी, मतलब ये क्या बन जाएगा, N इंटू Q इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट। ये बी नॉट है दोस्तों, और यही एंगुलर मोमेंटम रिसीव करेगा, यही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है ना। तो इस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। मतलब लैंग्वेज भी कंफ्यूज नहीं कर रही है, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने वो किए हुए हैं तो लैंग्वेज तो कंफ्यूज करेगी नहीं, और आप इसे इन वन गो आंसर कर सकते हो। ऑलराइट, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल।
बेहद आसान सवाल आया, बेहद आसान सवाल आया। ये यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, रेड कलर चूज कर लेता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्या बोल रहा है? पैरेलल बीम, बीम 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 भाई, टाइप करने वालों को सलाम। A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having a cross section as shown in the figure below. Correct shape of the emergent wavefront will be. क्या करना है भाई? इसका करेक्ट शेप देखना है अपने को, है ना। करेक्ट शेप कौन सा होगा? तो देखो सिचुएशन क्या है, लाइट ऐसे आ रही इधर से, है ना, और ये अपने को इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास दे रखा है, इसकी शेप इस तरीके की दे रखी है, जो बाहर वेवफ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा? तो देखो बहुत ही बेहद, इससे क्या सिंपल यार एडवांस में आप लोग एक्सपेक्ट करते हो यार। एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, पैरेलल लाइट्स के लिए प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और जब ये देखो क्या होता है कि यार यहाँ पे ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा फेज, यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो मतलब स्पीड थोड़ी देर के लिए स्लो होगी। और सेम टाइम में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो फेज़ है ना, ये वाला, जैसे मान लो ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है, तो जो बी फेज़ है ना वो क्या करेगा बच्चों, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी देर के लिए स्पीड स्लो हुई है, फिर बढ़ गई, एयर में आ गया, वापस से बढ़ गई, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन ये क्या है, कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन कुछ कैसे बन रही है? आई गेटिंग द आइडिया? आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे तो वापस से बाहर है, तो ये सिचुएशन कुछ दोस्तों ऐसे टाइप से अपीयर होगी, है ना। समझ में आ रहा है? कितना इजी क्वेश्चन है यार, है ना। देखो ये वाला जो फेज है वो ज़्यादा हो गया, और सबसे कम वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा, तो ये पास तक ही पहुँच पाएगा, कम डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा, और ये वाला भी कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही बन रहा है ना। यस 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 यस, ओके डन, करेक्ट। चले अगले सवाल की तरफ। ये लो, ओ माय गुडनेस, फिर से आसान सवाल, एक और आसान सवाल देखते हैं। एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म, थैंक्स टू यूट्यूब, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर डेंसिटी इतना, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड्स एट 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम। तसल्ली से पढ़ लिया करो सवाल, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना होता भाई। फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म, केरोसिन ऑयल है, इमिसिबल है, डेंसिटी उसकी दे रखी है, ऐड किया टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 0.1 मीटर। तो हमने क्या किया, ये देखो जो ब्लैक ब्लैक देख रहा हूँ ना, ये केरोसिन ऑयल है, जो 0. थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, 0.1 मीटर तक इसको फिल कर दिया। ऑलराइट, एज शोन इन द स्कीमेटिक फिगर बिलो, द रेशियो निकालना है H1/H2 ऑफ द हाइट्स ऑफ द लिक्विड्स इन द टू आर्म्स। ये H1 H2 दे रखना है, ये निकालना है, बड़ा आसान है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है ना, जो 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 पहले क्या था, वाटर भरा था, वाटर, तो वाटर की हाइट कितनी है जो यहाँ पे भरी हुई है? तो वाटर की हाइट इस तरफ लेफ्ट साइड है, देखो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये तो कभी चेंज होता नहीं है, तो जो लेफ्ट साइड है वो है H1 - 0.1, ऑलराइट, और जो राइट साइड है वो H2 है। तो मुझे ये बताओ, देखो इनिशियली क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ 0.29 था, इसका मतलब दोनों तरफ का जो लेवल था वो मिला के कितना था, ट्वाइस ऑफ 0.29। तो यही तो होगा यार, दोनों तरफ का लेवल मिला के, तो ट्वाइस ऑफ 0.29 होगा, मतलब 0.58 होगा। क्लियर? तो एक इक्वेशन मेरे को मिल रही है, H1 + H2 बराबर ये प्लस 0.1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा H1 + H2 = 0.68। अपने को रेशियो निकालना था ना, अभी आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा यार, आप वो जो कौन सा लॉ होता है, यस, पास्कल्स लॉ। प्रेशर बैलेंस कर देते हैं ना, प्रेशर बैलेंस करना है एक्चुअली, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ सेम वाटर लेवल में, सेम लिक्विड में आप क्या करते हो, प्रेशर बराबर कर देते हो। जो यहाँ प्रेशर होगा वही यहाँ पे प्रेशर होगा। ऑलराइट, नहीं, माय मिस्टेक, जो सेम लेवल पे बराबर होगा, सेम लेवल पे। तो यहाँ लेवल कुछ अगर ए है, ये मान लो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए और बी पर क्या होगा, बराबर प्रेशर होगा। तो मैं दोनों का प्रेशर क्या करता हूँ, बराबर कर देता हूँ, PA = PB। बेसिक बात है, ठीक है ना। तो अब ए पर लिखते हैं, तो इधर से P0 मिल रहा होगा, ये आएगा P0 प्लस ये केरोसिन कितना, 800, तो 800 इंटू 0.1 इंटू G। ऑलराइट, सिंपल थिंग, एब्सोल्युटली। ये प्रेशर हो गया इक्वल्स। अब इधर से कितना प्रेशर होगा, तो इधर से ये आएगा P0 प्लस
अब देखो दोस्तों, ये वाली हाइट निकालनी है अपने को। ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, सोचो इसके बारे में। एक मिनट, यस। तो ये हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए डायग्राम को, बड़ा ही आसान है। यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ, रेफरेंस लाइन। तो यार ये वाली जो आ रही है लेंथ, वो कितनी आ रही है, सोचिए। ये वाली लेंथ आ रही है h1 माइनस एच टू, इजंट इट। यार ये h1 माइनस एच टू, ठीक है साहब। और ये वाली जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी है, वो है h1 माइनस 0.1। क्लियर है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये टोटल h1 है, इसमें से 0.1 माइनस किया। नहीं 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 नहीं, जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या कर रहा हूँ, रुक जा। यस, ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 0.1 ही है यार, ये तो 0.1 ही है, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे ये वाली हाइट मिल जाएगी यहाँ से, है ना, मिल जाएगी ना। और इसको मैं h बोल देता हूँ। तो जो h का वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। h इक्वल्स कितना आएगा, 0.1 माइनस h1 माइनस h2। ऑल राइट, क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 0.1 माइनस h1 प्लस h2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ही हो गई, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ वाटर है ना, तो वाटर का डेंसिटी 1000 इंटू जी, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से एक और इक्वेशन हमें मिलने वाली है। तो कुछ काटापीटी हो रही है, यस, पी नॉट उड़ा दो, फिर यहाँ पे जी बचेगा, जी नॉट से जी से जी उड़ा दो, 00 से 00 उड़ा दो। यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों, 0.8 इज इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस 10h1 प्लस 10h2। ऑल राइट, क्लियर। So it is coming out as 10h1 minus 10h2 equals 1 minus 0.8 means 0.2, और फर्दर आप h1 माइनस h2 लिख सकते हो 0.02। अब एक काम करो यार, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को डिवाइड लगा लो, तो यू विल बी गेटिंग h1 प्लस h2 डिवाइड बाई h1 माइनस h2। दिस इज कमिंग आउट एज 0.68 डिवाइडेड बाय 0.02। इसको काटापीटी सॉल्व करोगे 34/1 आ रहा है। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, h1 बाई h2 चाहिए मेरे को, तो मैं ऐड करूंगा, मतलब h1 बाई h2 ये निकल कर आएगा कितना, 34 प्लस 1 डिवाइड बाई 34 माइनस 1, मतलब 35/33। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है दोस्त, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या कठिन सवाल था क्या, आई डोंट थिंक कि कठिन था, बट हाँ मॉडरेट तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा इसमें हमें हाइट वाइट की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। ओके दोस्तों, ये तो पता है यार, जनरली कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर रहे होगे ना, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक सॉल्व की हुई है, ये सवाल इस तरीके का तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। तो मैं कहूँगा एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब किसी ने वही मैंने बोला था इन द बिगिनिंग कि अगर एवरेज प्रैक्टिस भी कर रखी ना, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यार, पोटेंशियल, एक पार्टिकल है मास m, वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने को दे रखी वी आर इक्वल्स एफ आर, ठीक है साहब। f क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है अपने को, v बोल दिया तो v ले लेंगे, कौन सी आफत है। तो अब एनर्जी कैलकुलेट करी बोर मॉडल लगा के। अच्छा, बोर मॉडल लग रहा है, बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ पार्टिकल डिनोटेड बाय आर, रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट की रेडियस आर है, एंड स्पीड v है, एनर्जी E है। तो अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो तसल्ली से, आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोर्स निकालना चाहूँगा पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, और अपने को पता है ये माइनस डी ओवर डी आर होता है। डी वी बोला है तो वी बोल दो, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस एफ आएगा, माइनस शो कर रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे जो फोर्स आया वो एफ ही निकल के आ गया एक तरह से। तो एफ इक्वल्स मैं क्या करूँगा, जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल देता है, अपने को पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड थिंग जो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बोर मॉडल फॉलो कर रहा है, मतलब एम वी आर इक्वल्स क्या होना चाहिए, NH/2π होना चाहिए। सिंपल बात है यार बच्चा, बोर मॉडल जिसने पढ़ा है उसको ये तो पता होगा हर हाल में। तो अब आप देखो यहाँ पे आप एक काम कर लो, मेरे को क्या चाहिए, आर का रिलेशन चाहिए ना यार। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, वी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। तो वी का वैल्यू कितनी आएगी, NH/2π mr, चिपका दो इधर, चिपका दो। तो एफ इक्वल्स m/r, और स्क्वायर करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर।
एक m से m कैंसिल। सो अब यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए, r चाहिए ना। तो ये r क्यू आ रहा है यार, ध्यान से देखो, r क्यू इक्वल्स n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू एफ। तो देखो ये सब कांस्टेंट है ना, f भी मेरे ख्याल से कांस्टेंट बोला हुआ है ना, कांस्टेंट। तो f कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो r कैसे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, r कैसे डिपेंड कर रहा है n पर, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ पावर 2/3। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो यार ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया बिल्कुल। अब बी ऑप्शन में ये तो मैच कर रहा है, अपने को वी भी चेक करना पड़ेगा। तो स्पीड चेक कर लो, कौन सी पंगा है, यहाँ से चेक कर लो। और देखो सब कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय r। तो अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है ना r, वो ये आ रहा है n रेज़ पावर 2/3। जब इसे सॉल्व करोगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ पावर 1/3 आ रहा है। तो दोनों मिल गया ना, दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब b जो है वो परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना। मैं एक भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं सॉरी, अब बात करते हैं सी और डी की। इसमें टोटल एनर्जी पूछी हुई है। टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे दोस्तों, टोटल एनर्जी लिखने के लिए मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को ऑलरेडी दे रखी है भाई एफ आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना है ना। एफ की वैल्यू लगा, आर की वैल्यू लगा दो, ये एक्चुअली एफ कैपिटल आर होगा, है ना। और v की वैल्यू लगा, तो v की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, और r की वैल्यू भी मेरे पास है। जब आप इसे कंबाइनली सॉल्व करोगे, अपन देख लेते हैं करके कौन सी आफत है। ये है एफ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को यहाँ से उठाओ, एफ आर कर दो, है ना। एफ आर जैसे ही करोगे क्या बन जाएगा, 3/2 एफ आर, इजंट इट। अब ज़रा आप आराम से तसल्ली से आर की वैल्यू में बढ़ा दो। आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम एफ, और इसका पावर होगा 1/3। ठीक है ना। अब आप चेक करो आराम से, ये देखो क्या रिजल्ट आएगा। ये एफ अंदर जाएगा तो एफ क्यू हो जाएगा, तो एफ से एफ क्यू कटेगा एफ स्क्वायर टाइम्स, तो बेसिकली सी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है ना, कंफर्टेबल है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था। ऑलराइट एवरीवन, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों पर छोड़ूंगा करने को। फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब है सरफेस एरिया इतना। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बल्ब है, बल्ब, और इसका जो एरिया है ना जिससे लाइट बाहर निकल रही है, वो कितना है, इफेक्टिव एरिया वो है 64 मिलीमीटर स्क्वायर। The filament can be considered as a black body of temperature 2500 Kelvin। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source when viewed from far। बहुत दूर से देखा तो ये पॉइंट सोर्स इसको मान सकते हैं अपन। हाँ, एट नाइट द लाइट बल्ब इज ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कहाँ से कितना डिस्टेंस है मेजर हुआ भाई, 100 मीटर से यहाँ से ऑब्जर्व हुआ, है ना। तो कह रहा है कि अस्यूम द पीपल ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू बी सर्कुलर विद रेडियस 3 mm। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ना, उसकी जो आई की पीपल है ना, उसकी जो सर्कुलर मान लो, और उसकी जो रेडियस है ना, छोटी सी रेडियस, वो 3 mm है। ऑलराइट, और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इतना सब, ये सब ले लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ये लेना है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये लेना है, स्पीड ऑफ लाइट ये सब लेना है। पहला सवाल, पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज। पावर निकालना है बच्चों। यार एक अपने को ब्लैक बॉडी दे रखी है और पावर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा ई ए टी रेज़ पावर 4। अब ई तो वैल्यू 1 हो गया, ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ई कितना होता है, 1 होता है। सो सिग्मा ए टी रेज़ पावर 4 आएगा। अब देखो यहाँ इसीलिए मैं बोल रहा था कैलकुलेशन है। सिग्मा अपने को पता है, गिवन है, स्टीफन्स कांस्टेंट है ना, ए पता है एरिया, इसका एरिया यूज होगा, और टी पता है 2500। कैलकुलेशन करो यार, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यार, और फिर चेक करो कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली नहीं आया यार, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। कठिन तो नहीं है यार, लेकिन कैलकुलेटिव है। आगे क्या बोल रहा है, रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज। मतलब जो एंटर करेगी ना यहाँ पे, इसके वो पावर कितनी होगी। तो पहले यहाँ इंटेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं। इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पावर आई ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। तो पावर कितनी एमिट हो रही है, सिग्मा ए टी रेज़ पावर 4 एमिट हो रही है, और पूरा एरिया देखो यहाँ तक जाते जाते ये पूरे एरिया में, इस एरिया में, स्फेरिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पता है ना, ये बेसिक यार, कुछ भी इसमें इनोवेटिव नहीं किया यार।
बिल्कुल बेसिक यहाँ पे कैलकुलेशन है, बेसिक यहाँ पे थियरी भी यूज हो रही है। तो 4 पाई ये 100 मीटर स्क्वायर मतलब ये इंटेंसिटी आ गई। और जब इसको ना जो प्यूपल जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द पावर। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पीपल के एरिया से, और वो कितना है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर बोला हुआ है उसने तो पाई आर स्क्वायर। अब आर की यूनिट देख लेना यार, 3 × 10⁻³ स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, सेकंड का आंसर आएगा, है ना। तो ये यार पंगा था, इस रेंज में पूछा था, ये अपने को करना पड़ेगा। अब देखो सी द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या लल्लू सवाल है यार। वीन्स लॉ यार, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम इंटू टी बराबर 0 सॉरी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो लैम्डा एम निकालना है अपने को, मैक्स वेवलेंथ निकालनी है, और टेम्परेचर कितना है 2500, और ये वीन्स कांस्टेंट बी अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। इस वैल्यू को यूज करो, लैम्डा एम यहाँ से निकल आएगा। बोलो है कि नहीं है, कैलकुलेटिव है भाई। अगेन वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट दिस इज कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को अपने को सबसे लास्ट में करना चाहिए था, ऑल्दो हमें ये आता है फिर भी, क्योंकि यार ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। अब जैसे डी देखोगे, टाइम टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ एमिटेड दिस इज एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर, द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज। क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ फोटोन कितने एंटर कर रहे हैं ये निकालना है एक सेकंड में। तो आप देखो यार यहाँ पे पावर निकल के आई थी, सेकंड वाले ऑप्शन में पावर निकल के आई थी। पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, एनर्जी पर सेकंड होता है ना। अब इसको अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी h/λ से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सोचो यार। बेसिक कैलकुलेशन है, मैं इसीलिए बोला था एवरेज किसी ने तैयारी की हुई है ना वो भी आसानी से यहाँ पे स्कोर कर सकता है, ये बिल्कुल बेसिक बात है बच्चों। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये पी नहीं रहेगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो जाएगा। यही पूछा है उसने, लैम्डा अपने को दिया ही है, ठीक है। E/T अपने पास आ ही चुका है, सेकेंड ऑप्शन में कैलकुलेट किया था हमने, ये पावर ही तो है, और H और C हमें पता ही है ना बच्चों, कैलकुलेटिव है। मैंने पहले कहा था कैलकुलेशन यहाँ नहीं बताऊंगा बट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट एवरीवन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्वेश्चन की तरफ देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो दैट ऑल द क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। ओके ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम बना रहा है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी में सब ये एक्सप्रेस करते हैं। इन वन सच सिस्टम डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी x एज फॉलोज। तो यार ये पोजीशन ऐसे दे रखी है, स्पीड ऐसे दे रखी है, एक्सेलेरेशन ऐसे दे रखी है, लीनियर मोमेंट ऐसे दे रखा है, फोर्स ऐसे दे रखा है, तो अपने को रिलेशन पूछा है। ओके सो क्या किया जाए, कुछ आइडिया लग रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं स्पीड एक काम करते हैं, इन सबको ना यूज़ करके कॉमन डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर ये अच्छा था क्वेश्चन है ना, स्पीड को अगर मैं पोजीशन नहीं फिर से वही कर रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा ना एक्चुअली, वो तो वैसे भी जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। अगर मैं पोजीशन को डिवाइड लगाऊँ स्पीड से तो कौन सी क्वांटिटी आती है भाई, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब लेंथ से लेंथ कट जाएगा, टाइम बचेगा ना, टाइम ऊपर टाइम आ जाएगा, मतलब ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स ये टाइम आएगा, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो टाइम का आएगा। अगर मैं एक्सेलरेशन, अरे रुक जा भाई, अगर मैं स्पीड को डिवाइड लगाऊं एक्सेलरेशन से और उसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्या टाइम ही आएगा कि नहीं आएगा, सोचो। और इन द सेम मैनर अगर मैं मोमेंटम को, जो p है जिसको मोमेंटम लिख देता हूं, चलो मोमेंटम को डिवाइड लगाऊं फोर्स से, तो मुझे बताओ सोच के, क्या ये भी टाइम आएगा कि नहीं आएगा। एब्सोल्युटली सब टाइम है, सबको बराबर कर सकता हूँ ना, समझ में इतना अगर समझ में आ गया, काम खत्म, केस खत्म। तो थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करने की जरूरत थी इसको। पोजीशन अपने को क्या दे रखी है, x रेज़ पावर अल्फा, स्पीड क्या दे रखी है, x रेज़ पावर बीटा, ये क्या है इधर, स्पीड क्या है, x रेज़ पावर बीटा, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन क्या है, x रेज़ पावर p, और ये मोमेंटम कितना है दोस्त, x रेज़ पावर q, और फोर्स कितना है, x रेज़ पावर r। क्लियर, बस अब हम इसे लिखेंगे x रेज़ पावर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स x रेज़ पावर बीटा माइनस p इक्वल्स x रेज़ पावर q माइनस r। बराबर कर दें, पावर कंपेयर कर दें, एब्सोल्युटली अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स बीटा माइनस p इक्वल्स q माइनस r। तो दोस्तों यहाँ पे अब अपने को रिजल्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे अल्फा p और बीटा में, तो इन दोनों को उठा लो, तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस p इक्वल्स ट्वाइस बीटा। एब्सोल्युटली करेक्ट है आंसर,
इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल सही जवाब। ओके, अब जैसे यहाँ पे पी क्यू आर और बीटा देखना है, तो पी क्यू आर और बीटा ये उठा लो, बीटा माइनस पी बराबर क्यू माइनस आर। ऑल राइट, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बीटा इक्वल्स पी प्लस क्यू माइनस आर। इज इट क्लियर? सो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। अब बाकी देख लो, इसी तरह से चेक कर लो, ए और बी करेक्ट है यार, है ना बच्चों? ओके गाइज, ओके चलो, अब मैं ना एक और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, उसके बाद अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड अगला पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, प्रोबेबली कल लेके आऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट डे। ओके, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कमेंट करो, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए काम करने के लिए मन बनेगा, और मैं बेहतर कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ थियरीज, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स माइनस, ये एक्चुअली 400 दे रखा है, 400√3 वाई कैप न्यूटन पर कूलॉम इज अप्लाइड इन अ रीजन, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of 2 × 10⁻2√10 × 10⁻6 meter per second. This particle is aimed to hit a target capital T which is 5 meter away from its entry point into the field as shown schematically in the figure. Take this value. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, और पता है क्या होगा, देखो ग्रेविटी यहाँ पे नहीं लेनी है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेना है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, Q इंटू ई बाई एम, फोर्स बाय एम, एंड Q बाय एम कितना दे रखा है, 10⁻10 इंटू ई कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड लगाओ 400√3। ऑल राइट, एंड ये बन जाता है 4√3 इंटू 10⁻12, ऑल राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या करना है अपने को, इसके बाद अपने को ये करना है कि रेंज जो है ना भाई, ये एक सवाल के हिसाब से ये यहाँ जाके हिट कर रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो यार, रेंज 5 है, एंड यू स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 4, ये देखो यू दे रखा ना, इसका स्क्वायर कर लो, तो 4√10 की जगह हो जाएगा ये 10 ओनली। सो 4 इंटू 10 यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आता है ना दोस्तों, फॉर्मूला याद है ना, रेंज का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, बट जी की जगह लगेगा 4√3 इंटू 10⁻12, ये वाला एक्सेलेरेशन। तो कुछ काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 4 से 4 कट लिया, और ये 10⁻12 से 10⁻12 कट लिया, 5 से ये 2 टाइम्स कट लिया, तो साइन 2 थीटा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे √3/2। इसका मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी, अरे √3/2 आ रहा है ना भाई, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा कितना होगा 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री अगर आ रहा है तो तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है, तो 60 डिग्री भी हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि बी, ए तो गलत हो गया कि वो 45 डिग्री की बात कर रहा है, बी हो जाएगा बी, है ना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम कितना लगेगा, तो बस टाइम का फॉर्मूला लगा लो, टी बराबर क्या होता है, टी इक्वल्स होता है क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ऑलराइट, सो 2u कितना है 2√10 इंटू 10⁻6 इंटू साइन थीटा, एक बार 30 लगा के देख लो तो 1/2 डिवाइड बाई जी मतलब एक्सेलरेशन, तो वो है 4√3 इंटू 10⁻12। ऑलराइट, तो कुछ काटापीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और यहाँ पे ये 10⁻6 है तो वो ये 6 बना देगा। ऑलराइट, ये ऊपर जाके माइक्रो बना देगा इसको, तो यहाँ पे जो बच रहा है ना दोस्तों, वो बच रहा है √10/2√3 माइक्रो सेकेंड। ऑलराइट, और इससे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यस, √5/6 माइक्रो सेकेंड। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये रिपीट कर दिया है क्या, एक मिनट, यहाँ पे एक और वैल्यू थी, स्टूडेंट यहाँ पे ना 2 है, 2 और ये सेकेंड्स है, राइट, ये सेकेंड्स ऑब्वियसली। सो √5/2, और दूसरा टाइम जो निकालना है वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा भाई, सीधी सी बात है 60 डिग्री लगा दोगे तो सेकेंड आंसर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से बी और सी बनते हैं, और टी अपने आप गलत हो गया, तो ये करेक्ट हो गया।
ऑलराइट, सो गाइज आपने देखा कितने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें कितने क्वेश्चन बहुत आसान थे, बेसिक बेसिक थे, कुछ भी बहुत ज़्यादा इस बार एनालिसिस करने को नहीं था। मतलब जो होता है ना एनालिटिकल स्किल जो चाहिए होती है, जो एडवांस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसा नहीं था। आजकल क्वेश्चन थोड़े इजी आने लग गए हैं, आपको बस सेलेक्ट करके समझने की देर होती है कि यार कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन टफ है। ऑलराइट, सो अब हम जल्दी ही लेकर आएंगे आप लोगों के सामने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फिर से मैं बोलूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो पार्ट हैं वो भी आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।